welcome back to my YouTube channel Aryabhatta Institute of Mathematics. Good afternoon to all of you, and today we are discuss the more question. In the last video we have discussed 10 questions of part B, part A and part C. Today in this video we will also discuss the 10 to 15 questions approximately in this video. So we will start the first question without losing the time. So the first question is that कि लेट ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसमें सेट ऑफ ऑल नॉन जीरोज आइगन वैल्यू आपको दे रखी हैं जो एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स रखती हैं नॉन जीरो. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें ट्रू था. उसमें एक ऑप्शन था, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ इसका. वैसे तो ऑप्शन ये सही होगा कि रैंक ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, ऑलवेज होनी चाहिए. कैसे होगा देखिए, सोचने की क्या बात है. आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात करिए. हमें ये पता है कि कोई भी मैट्रिक्स हमेशा अपनी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है. अब जब हमें एग्जैक्टली आर नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाएंगे आइगन वैल्यू के लिए, तो हम उनको क्या करेंगे, डायगोनल पर सेट कर देंगे. यानी कि वो मान लीजिए लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड डॉट डॉट टू लैम्डा आर. अब जो यहाँ पर जीरोज बचेंगी, जो जीरोज आइगन वैल्यूज़ का सेट होगा, अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो सुपर डायगोनल पर वन एलिमेंट आएगा ही आएगा. दैट्स वाई कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर अकॉर्डिंग टू द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म. सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए ए बी कोई पॉइंट्स का सेट है जो आर स्क्वायर में बिलोंग करता है और एक पी एक्स वाई एक फंक्शन ट्राई किया गया है, ए स्क्वायर एक्स वन बाई वन ए बी, ऐसे इस तरीके से पढ़ लीजिए, बी स्क्वायर एक्स टू बाई टू, और यहाँ पर एक्स को लिखा गया एक्स वन एक्स टू और वाई को लिखा गया वाई वन वाई टू. तो ये पूछ रहा है ए और बी की किन वैल्यूज़ के लिए ये पी इनर प्रोडक्ट फाइंड करेगा. तो देखो, जब भी कोई इनर प्रोडक्ट हमें बनाना होता है तो हम सीधा सीधा काम करते हैं पॉजिटिव डेफिनेट पर, है ना. और पॉजिटिव डेफिनेट में हमें क्या है कि इस अकॉर्डिंग, मान लो मैंने x को y के इक्वल ले लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये पी एक्स कोमा वाई क्या फॉर्म करेगा, दिस इज ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, दिस इज ए बी, दैट इज 2ab एक्स वन एक्स टू, राइट. और यहाँ से आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर. इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने इसकी मैट्रिक्स बनाई जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनेगी ए, वो कितनी बनेगी, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए बी एंड बी स्क्वायर. इन दिस केस ये नेवर पॉजिटिव डेफिनेट आएगी. और नेवर पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब होगा कि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था और वो ऑप्शन क्या लिख रहा था, वो लिख रहा था कि फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सबने किया है मोस्टली. फिर भी एक बार देख लेते हैं. इसका ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर कितना कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस मल्टीप्लाई, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज -4 एंड दिस इज -3. तो अब इन दोनों से एक चीज़ कंपेयर करिए. जब आप ए कंसीडर करें 3, 5, तो इसी तरीके से जब A20 की बात आएगी तो वो कितना बन जाएगा, दिस इज, इसका आंसर जैसे कि 41, दिस इज 40, -40 एंड -39. सो दैट्स फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में. और ये सीरीज का क्वेश्चन दे रखा था, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन था. इसमें हम क्या कर रहे हैं, mn टेस्ट लगा दें. तो mn टेस्ट में अगर हम इसको unx मान के चलेंगे तो unx की मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी -1 to the power n sin nx and n log en. So this will be 1 upon n log en and this will be less than 2n to the power n, and this series summation 1 upon n to the power n is convergent test. इसको किससे करेंगे हम, बाई कॉची रूट टेस्ट. और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है, इसका मतलब ये दी हुई सीरीज जो है ये यूनिफॉर्म हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए. ठीक है, तो इसमें जो भी ऑप्शन यूनिफॉर्म के लिए दे रखा था वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक फंक्शन दे रखा था, सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन आया था कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई 0 0, कंटिन्यूस पूछ रहा था. तो कंटिन्यूटी तो वैसे भी लॉस कर रहा है ना.
अब अगर आप y बराबर एम एक्स पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने y बराबर एम एक्स पुट करके देखा है तो आपको मिलेगा 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। सो ये किस पर डिपेंड कर जाएगा, m पर, डिपेंड ऑन m, दैट्स वाई इट इज नॉट कंटिन्यूस। तो पहला तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया कंटिन्यूटी के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या था, नेबरहुड का। तो नेबरहुड को देखो, हालांकि आप यहाँ से भी देख सकते हो इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ m, सो इट इज बाउंडेड। हाउ विल आई प्रूव दैट? अगर आप मान लीजिए r cos थीटा r sin थीटा भी पुट करते हैं इसमें, दिस इज y, दिस इज x, सो x की जगह पे आप ये पुट करोगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द फंक्शन r एंड थीटा, राइट। इसको कैलकुलेट किया गया, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो दिस बिकम cos 2 थीटा, नीचे से 1 बनेगा एंड दिस इज बाउंडेड, ओके, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r के लिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस फंक्शन इज कंप्लीटली बाउंडेड। सो थर्ड ऑप्शन नॉट बाउंडेड में था तो वो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा था, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंसी एट 0 0 कैसे करेंगे? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 तो क्या करते हैं हम, फंक्शन 0 प्लस u1h 0 प्लस u2h माइनस एफ 0 0 एंड डिवाइड करते हैं हम इसमें किसका, h का। अब इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएगी, ओके। इसको अगर हम ट्राई करेंगे, इस पर लिमिट लगा दीजिए h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू क्या बनेगी, f u1h u2h माइनस f 0, तो वैसे भी 0 दे रखा है, सो दिस विल h एंड नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, सो u1h इज व्हाट, u1h स्क्वायर स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर h स्क्वायर, और इसमें किसका डिवाइड लग रहा है, h का। इसको जब हम पूरा का पूरा कंसीडर करेंगे, है ना, h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऊपर फंक्शन बचेगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और इसमें डिवाइड किसका लग रहा था, h का। अब h जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, एसएलपी का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था एसएलपी का। इसको भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था ये। देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, आपको पता ही है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कोई भी एसएलपी तभी रख सकती है जब आपके पास लैम्डा, देखिए 3 तरीके का केस होता है, लैम्डा पॉजिटिव होता है, लैम्डा नेगेटिव होता है और लैम्डा इज 0 होता है। इस केस में भी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, इस केस में भी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। इस प्रकार की जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट, केवल यही एक केस होगा जब आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, इस केस में अगर आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, तो आप फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर को तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। लैम्डा लेस देन 1 में भी नेगेटिव कंसीडर हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लैम्डा 1 एक पॉजिटिव वैल्यू है और लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि एन एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो इसके चलते ये लास्ट के 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे एसएलपी के लिए, ठीक है। और देखिए चलिए इसमें और क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि ए और बी, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ये तो मोस्टली लोगों ने कर भी लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी। इसका मैं डायरेक्टली उत्तर लिख देता हूँ, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 टाइम्स। इसके लिए सबसे सिंपल था कि जो अदर ऑप्शंस थे उनको डिस्कार्ड कैसे किया जाए। तो अदर ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए आप एग्जांपल ले लेना ए और बी को डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। बड़ी आसानी से अदर ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे। जो एक और क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट टू आर, तो इसमें आप थ्योरी लगाइएगा, कार्डिनलिटी की थ्योरी, अलिफ नोट जो थ्योरी आप कंसीडर करते हैं। तो जैसे मैप्स था, 0 1 से कहाँ जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था, तो इसमें मैंने बता भी रखे हैं कि मैप्स जो 0 1 से n पर ट्राई करेंगे तो केवल कार्डिनलिटी का खेल था। कार्डिनलिटी में इसके बी और सी ऑप्शन सही आ जाएंगे, बाकी कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सबसेट ऑफ n निकाल लोगे, है ना, वो भी इक्विवेलेंट आ जाता है। ये तो काउंटेबल आएगा, है ना, ये सेट काउंटेबल है,
तो जो सेट अनकाउंटेबल होंगे तो वो रियल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये काउंटेबल सेट आएगा, ये अनकाउंटेबल आ जाएगा, है ना क्योंकि 2 टू द पावर अलिफ नोट क्या हो जाती है, 2 टू द पावर अलिफ नोट क्या बन जाती है, अलिफ 1, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ क्या बन जाती है, ये आर बन जाती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि ये भी 2 टू द पावर p ऑफ n पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो द अनकाउंटेबल सेट, सो दिस इज द इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। सो B and C ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पार्ट ए में ले चलता हूँ। पार्ट ए का एक क्वेश्चन आया था कि 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट 2 है। ये पूछ रहा था कि इनका जो सम निकाला जाए, तो सम कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट 2 एंड 2 को कॉमन ले लीजिए, फाइनली n+1 आ जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ये सम जो है किस किस से डिवाइड होगा, तो एक ऑप्शन उसमें दे रखा था कि बोथ n and n+1 इज द आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन पार्ट ए का ही मैं ले लेता हूँ। एक क्वांटिटी दे रखी थी जिसमें आपसे कहा गया था कि कोई अमाउंट है जो 3 साल में यानी कि 3 ईयर में 54,000 हो जाता है और 6 ईयर में वही अमाउंट 64,800 हो जाता है। तो बताइए कि आप वो x क्या है, यानी कि वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो मान लो वो प्रिंसिपल वैल्यू है p, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है p, तो इसका मतलब ये होगा कि 54,000 p टाइम्स 1 प्लस कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा 3 ईयर्स, और 64,800 p टाइम्स करने पर 1 प्लस r/100 टू द पावर 6। इन दोनों को जब मैं डिवाइड दूंगा तो डिवाइड दोगे तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी, यानी कि मैं लिख लेता हूँ कि 1 प्लस इसमें इसका डिवाइड देंगे तो r टू द पावर 100 टू द पावर 3, तो 648 एंड 540। कैलकुलेट कर लीजिए इनको, कितना कितना आएगा। मतलब आप इसको जब यहाँ से निकाल के लाओगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी सबसे पहले। ये थोड़ा सा आपका काम है, कैसे करना था ये मैंने बता दिया। आर की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेना, एंड देन जब आर की वैल्यू यहाँ किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45,000। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था, स्फीयर बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था। स्फीयर बेस्ड क्या था मैं बता देता हूँ। एक स्फीयर दे रखा था जिसकी रेडियस दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा था कि इसमें स्मॉल स्फीयर बनाए जाते हैं जो 1 सेंटीमीटर के होते हैं रेडियस, है ना। अब वो पूछ रहा था कि ऐसे कितने बन सकते हैं, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा। इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा बड़े का कि 4/3 पाई 10 10 10 आर क्यूब होता है। और स्मॉल स्फीयर जो बनेंगे, मान लीजिए वो n बनते हैं, तो 4/3 पाई इंटू 1 डिवाइड कर दीजिए। आप इसमें डिवाइड करोगे तो 1000 सर्किल आ जाएंगे, स्फीयर्स आ जाएंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1000। ओके, एक क्वेश्चन आया था एलपीपी बेस्ड था। वैसे एलपीपी का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की वो बात कर रहा था। वो दे रखा था कि 7x + 5/z की वैल्यू दे रखी थी, और कंस्टेंट्स यानी कि जहां हमें रीजन बाउंड करना था, रीजन बाउंड था हमारा mod x + mod y <= 1 पर। तो ग्राफिकली आप देखोगे तो ये ग्राफ बनेगा इसका। इस ग्राफ में ये 0.10 होगा, ये -10 होगा, ये 0.1 होगा, ये 0 - 1 होगा। आप जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ट्राई करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। जब x की वैल्यू आप, तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 7 हो जाएगा। और मिनिमम आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो मिनिमम आपकी वैल्यू आ जाएगी -7, सॉरी हियर, यहाँ पर ही मिलेगा मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम के बेस्ड एक क्वेश्चन था, ये कर लिया हमने। एक क्वेश्चन और आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक स्क्वायर फॉर्म किया जाता है ना। एक स्क्वायर है जिसकी, और ये स्क्वायर किससे फॉर्म किया जाता है, फॉर्म बाय ए बायर, ओके, ऑफ लेंथ m। क्लियर। तो हाँ, एक स्क्वायर फॉर्म किया जाता है ऑफ ए बायर ऑफ लेंथ x मान लीजिए या a मान लीजिए, जो भी आपकी दे रखी होगी। लेकिन ये एरिया कितना फॉर्म करता है, एरिया फॉर्म करता है ये m स्क्वायर। तो मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये इसकी साइड मान लो मैंने a है ना, जो भी साइड है, तो इसका एरिया बनेगा a² = m। तो a आ जाएगा आपका। ओके, अब फिर कह रहा है कि इसी बायर से
इसी वायर से क्या बनाया जाता है, एक सर्किल बनाया जाता है। तो सर्किल जो बनाया जाता है उसमें आपको पता है कि अगर इस वायर की हेल्प से सर्किल बनाया जा रहा है तो इसकी जो पेरीमीटर होगी, यानी कि जो स्क्वायर की पेरीमीटर होगी वो कितनी आएगी, 4a आएगी कि नहीं। वो 4a किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2πr के, क्योंकि वही वायर यूज हो रहा है स्क्वायर में और वही वायर यूज हो रहा है किसमें, सर्किल में। तो जितनी सर्किल की पैरामीटर होगी उतनी ही पेरीमीटर स्क्वायर की होनी चाहिए, दैट इज 4a = 2πr होना चाहिए। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है, √m, दैट इज 2πr। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√m/π। तो अब पूछ रहा है कि सर्किल का एरिया कितना होगा। तो एरिया तो आपको पता ही है πr² होता है, तो पाई एन r², दैट इज 4m/π²। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 4m/π द एरिया ओके ऑफ द गिवन। ठीक, तो बाकी के एक क्वेश्चन और आया था, ये था आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से, IBP से। इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वैसे तो मोस्टली लोगों को पता चल गया इसका आंसर क्या है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जब भी हम dy/dx = y⁴n की डिस्कशन करते हैं और n की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में रहती है, तो इस केस में यानी कि 0 और 1 के केस में इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका फाइनल आंसर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था। ठीक है दोस्त, अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो लगे, और भी मैं सॉल्यूशन दूंगा, अगर आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं तो मैं इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and share to with your friends. Thank you and thank you so much.